हेलो स्टूडेंट्स, डीएससीजी होम क्लासेस में आपका स्वागत है। ए डिजिटल इनिशिएटिव बाय डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहा हूँ, तो पॉलिटिकल साइंस में हमने अपना 3rd चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आज हम 4थे चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो 4था चैप्टर हमारा है जिसका नाम है अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर। ठीक है, तो इस 4थे चैप्टर में हमारा पहला ही क्वेश्चन है यूरोपियन यूनियन, फॉर्मेशन ऑफ ए यूरोपियन यूनियन। ठीक है, ये यूरोपियन यूनियन क्या था स्टूडेंट्स? ये ग्रुप था 28 कंट्रीज़ का। 28 कंट्रीज़ का एक ये ग्रुप था, क्या ये यूरोपियन यूनियन। खैर अब तो 28 नहीं रही हैं, अब 27 ही हैं, क्योंकि यूके एग्ज़िट कर गया है इसको। ठीक है, यूरोपियन यूनियन को एग्ज़िट कर दिया है यूके ने। वो कब किया है? इसी साल किया है, 2020 में। लेकिन उस टाइम 28 ही कंट्रीज़ थी। तो हुआ क्या था कि जब सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था ना, तो सेकंड वर्ल्ड वार का गढ़ कहाँ था, सेंटर कहाँ था? वो था यूरोप में। तो इस वार के चक्कर में यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज़ को नुकसान हुआ था। मतलब जंग जहाँ पे होती तो नुकसान तो होता है ना। तो जब सेकंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुई तो इनके बड़े बड़े लीडरों ने सोचा कि हम अपनी एक ग्रुप बनाएंगे। इसमें पूरा यूरोप नहीं आता है। ये मत सोचना कि सारे यूरोप की कंट्रीज़ हैं, लेकिन पूरा यूरोप नहीं है, थोड़ी कंट्रीज़ हैं। 28 कंट्रीज़ हैं यूरोप की। यूरोप कंटिनेंट में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, लेकिन 28 कंट्रीज़ के जो लीडर थे उन्होंने सोचा कि हम ऐसी स्ट्रेटजी बनाएंगे जिससे वार भी ना हो और हमारा ट्रेड भी अच्छा चले। तो उन्होंने क्या बना दिया? यूरोपियन यूनियन। ठीक है, इस यूरोपियन यूनियन में क्या कि अब वो ट्रेड कर सकते हैं 28 कंट्रीज़ में से किसी भी कंट्री के साथ ये ट्रेड कर सकते हैं। और इससे क्या होगा? जब ट्रेड बढ़ेगा तो वार भी नहीं होगी। अब जिन कंट्रीज़ में ट्रेड चलता है, जिन कंट्रीज़ में रिलेशंस अच्छे होते हैं, तो वहाँ पे वार नहीं होती है। तो इससे क्या हुआ? बोला उन्होंने कि अगर ट्रेड बढ़ेगा तो वार अवॉइड हो जाएगी। ठीक है, फिर बोला कि हम सिंगल मार्केट। अब सिंगल मार्केट क्या होगा कि एक ही मार्केट रहेगी। अब यहाँ की गुड्स वहाँ दूसरी कंट्रीज़ में जाएंगी और दूसरी की यहाँ आएगी बिना किसी रोक टोक के। कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर यहाँ इसका अगर सपोज करो जैसे इटली और जर्मनी, अगर इटली के लोग जर्मनी जाना चाहते हैं तो वो बिना परमिशन और बिना वीज़ा के जा सकते हैं। अब उन्हें कोई रोक टोक नहीं होगी। नहीं तो ऐसे एक कंट्री में दूसरी कंट्री में जाने, एक से दूसरी कंट्री में जाने के लिए वीज़ा चाहिए ना, लेकिन अब यहाँ पे वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई परमिशन नहीं लेनी। शुरू में जब यूरोपियन यूनियन बनी थी तो ये क्या थी? एक इकोनॉमिक यूनियन थी। ठीक है, आर्थिक यूनियन थी ये। लेकिन 1993 में ये पॉलिटिकल यूनियन बन गई। ये बहुत स्ट्रांग बन गई थी 1993 के बाद। इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई कि 2004 में क्या हुआ कि इन्होंने यूरो करेंसी लॉन्च करी। और ये यूरो करेंसी जो थी, अब इसमें इनका ट्रेड होता रहा। तो ये थी शायद 19 या 18 कंट्रीज़ जो है ना, वो इसमें ट्रेड करती हैं। उन्होंने ये करेंसी अपनाई है, यूरो करेंसी। शायद कंफर्म नहीं, लेकिन 19 या 18 कंट्रीज़ है जो जहाँ पे अब यूरो चलता है इन 28 में से। अब जो ट्रीटी ऑफ पेरिस, अब क्या था? ट्रीटी ऑफ पेरिस कब हुई थी? 1951 में। इस ट्रीटी ऑफ पेरिस को जो 6 कंट्री थी वेस्टर्न यूरोप की, उन्होंने इस ट्रीटी को साइन करा था। तो स्टूडेंट्स, मैं कुछ बोलता भी चलूँगा, आप लिखते चलना शायद। ठीक है, तो इसमें एक इटली थी, फ्रांस था, बेल्जियम था, हॉलैंड, वेस्ट जर्मनी और लग्जमबर्ग। इन्होंने ये ट्रीटी साइन करी थी। कौन सी ट्रीटी? ये ट्रीटी ऑफ पेरिस। ठीक है, ये साइन करी थी। और इन्होंने क्या बनाया था? फॉर्म्ड यूरोपन स्टील कम्युनिटी, यूरोपन कोल एंड स्टील कम्युनिटी, यूरोपन कोल स्टील कम्युनिटी बनाई थी। यूरोपन कोल, सी ओ एल वाला है, कोल एंड स्टील कम्युनिटी, ये बनाई थी इन्होंने। क्या बनाया था? यूरोपन कोल एंड स्टील कम्युनिटी। कब? 1951 में, पेरिस में। फिर ट्रीटी ऑफ रोम होती है 1957 में, एक और ट्रीटी होती है। In 1957, 6 countries who had established यूरोपन कोल एंड स्टील कम्युनिटी जो बनाई थी ना इन्होंने, तो अब क्या रोम में, ट्रिटी ऑफ रोम में क्या करते हैं कि ये इस्टेब्लिश करते हैं अब यूरोपन इकोनॉमिक कम्युनिटी। अब तो इन्होंने जब ये स्टील एंड कोल कम्युनिटी बनाई थी ना, तो अब इन्होंने क्या बना दिया? इकोनॉमिक
यूरोपन इकोनॉमिक कम्युनिटी बना दी इन्होंने, ठीक है। यूरोपन इकोनॉमिक कम्युनिटी बना दी, कब बनाई? 1957 में, 6 कंट्रीज़ ने, ठीक है। ये भी 6 कंट्रीज़ थी और यहाँ पे भी 6 कंट्रीज़ थी। अब क्या होता है कि 1992 में ट्रीटी ऑफ maastricht साइन होती है। इसी ट्रीटी के तहत यूरोपियन यूनियन बनाया जाता है, ठीक है। कब साइन होती है? 1992 में, जब ट्रीटी ऑफ maastricht साइन होती है। कहाँ पे होती है ये? नीदरलैंड में। कहाँ पे? नीदरलैंड में। नीदरलैंड में ये जब साइन होती है तो यूरोपियन यूनियन का फाउंडेशन रखा जाता है। कब रखा जाता है? 1992 में यूरोपियन यूनियन की ये नींव रखी जाती है। तो अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर ब्रसेल में। ब्रसेल कहाँ पे? बेल्जियम में। ब्रसेल कहाँ पे? बेल्जियम में। और ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है यहाँ पे? 24 ऑफिशियल लैंग्वेज चलती हैं यूरोपियन यूनियन में। कितनी? 24 ऑफिशियल लैंग्वेज। सिंपल सा आपको याद रखना कि यूरोपियन यूनियन क्या है कि ये 28 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है, ठीक है। अब और क्वेश्चन यहाँ पे आएगा कि भाई ये क्यों बनाया था? ये इसीलिए बनाया था कि जितनी भी ये 28 कंट्रीज़ हैं अब ये ट्रेड करेंगी, और ट्रेड जब करेंगी तो जो वार वगैरह होगी तो वो वहाँ से भी वो दूर रहेंगे, क्योंकि रिलेशंस इनके अच्छे होते रहेंगे, ठीक है। अब इसका ये क्वेश्चन बनता है कि भाई इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर ब्रसेल में है, और ब्रसेल कहाँ पे? बेल्जियम में। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि वो 28 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं। अब तो 28 नहीं है, याद रखियो, वो जो यूके है ना वो एग्जिट कर गया था, लेकिन पहले था। अब इसमें जो ये है ना, इसमें 28 ही बताई है। एस्ट्रिया है, बेल्जियम है, ये आप देख लेना, ये कंट्रीज़ हैं इसके मेंबर। ये जो हमारा है ना यूरोपियन यूनियन, तो इसके ये 28 कंट्रीज़ हैं, अब यूके नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये आपका टॉपिक था। ओके, थैंक यू।